मध्य और शुरुआती आधुनिक काल की तीन सबसे बड़ी लड़ाइयां पानीपत में लड़ी गईं। पानीपत में क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट की तरह जंग का भी एक ही मंत्र होता है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। भारत की तरफ उत्तर से आने वाले आक्रमणकारियों के लिए दिल्ली दूर पड़ती थी। खैबर दर्रे को पार कर पंजाब का इलाका पड़ता था। इस पर कब्जा कर लिया तो मतलब रसद का अच्छा खासा स्रोत हाथ लग गया। इसका अगला चरण होता था दिल्ली, जिसे जीतने के लिए वर्तमान शासक से जंग लड़नी होती थी। जंग के लिए चाहिए होता था मैदान। दिल्ली और पंजाब के बीच पानीपत ही ऐसी जगह थी जहां खूब लंबे चौड़े सपाट मैदान थे, लड़ाई के लिए एकदम उपयुक्त जगह। यहीं पर 1526 में इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल शासन की नींव रखी। इसे पानीपत की पहली लड़ाई हम कहते हैं। पानीपत की तीसरी और आखिरी लड़ाई हुई थी 1761 में। तब अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया था। भारत के इतिहास को ढालने में इन दोनों लड़ाइयों का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। रिजल्ट क्या था और क्या हो सकता था, इसको लेकर आज भी खूब अगर मगर और किंतु परंतु चलता है। अगर 1526 में लोधी ना हारता तो शायद मुगलों को आज इतनी गाली न पड़ती। अगर 1761 में मराठा न हारते तो शायद अंग्रेजों को भारत पर कब्जा जमाने में कुछ और मशक्कत करनी पड़ती, कुछ और वक्त लगता। लेकिन एक लड़ाई है जो इन दो महायुद्धों के बीच कहीं नेपथ्य में चली जाती है, पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो अगर मगर के खेल के लिए सबसे मुफीद है। क्योंकि इसमें एक तरफ था अकबर, जिसकी तब उम्र थी सिर्फ 14 साल, और दूसरी तरफ था हेमू, आधुनिक भारत के इतिहास में दिल्ली पर कब्जा करने वाला एकमात्र हिंदू शासक, अगर आप उस समय के हिसाब से इन्हें हिंदू कहना चाहें तो। अगर मगर का हिसाब जनता के हवाले कर आज जानेंगे कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में जमीन पर क्या हुआ था। साथ ही जानेंगे गजब युद्ध नीति के बारे में। नाम था तुलुगामा। बाबर इसे उज़्बेकों से सीख कर लाया था और इसी रणनीति से उसने अपने से कहीं बड़ी लोधी सेना को पानीपत की पहली लड़ाई में मात दे दी थी। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 5 नवंबर है और आज की तारीख का संबंध है पानीपत की दूसरी लड़ाई से। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. किस्से की आधिकारिक शुरुआत से पहले आपको बता दें कि तारीख किस खास एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जिस पर आपको मिलेंगे जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, आत्मकथाएं, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स भी। दिवाली के उपलक्ष्य पर कुकू एफएम ऐप आपके लिए एक विशेष ऑफर भी लाया है, दिवाली 50। इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर आप पा सकते हैं कुकू एफएम ऐप के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। याद रखिए, दिवाली 50 कोड सिर्फ 7 नवंबर 2021 तक वैलिड रहेगा। अब चलते हैं मेन किस्से पर। शुरुआत 1555 से। 23 जुलाई वाले एपिसोड में हमने आपको हुमायूं की कहानी सुनाई थी। 1555 में सूर्य वंश को हराकर हुमायूं ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा जमाया और सिर्फ 6 महीने बाद जनवरी 1556 में उसकी मौत हो गई। 1555 की लड़ाई में सूर्य वंश हार गया था, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों पर उसका कब्जा अभी भी था। मोहम्मद शाह को हराकर आदिल शाह सूर्य ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। इस जीत में उसका अपना कोई योगदान ज्यादा नहीं था। जीत के पीछे सारी मेहनत और दिमाग था हेमू का। हेमू कौन? हेमू के जन्म और उसके बचपन को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन माना जाता है कि उसका जन्म स्थान राजस्थान के अलवर जिले के एक साधारण परिवार में हुआ। 1545 में जब शेर शाह सूरी की मौत के बाद इस्लाम शाह शासक बना तो उसने अपनी सेना में हेमू को महत्वपूर्ण पद दिया। आगे चल के वो सूर शासकों का वफादार सेनापति बना और वजीर की पदवी तक पहुंचा। 1556 में जब हुमायूं की मौत की खबर बंगाल पहुंची तो हेमू ने मुगलों से सत्ता वापस हथियाने का प्लान बनाया। उसने बंगाल से कूच करते हुए बयाना, इटावा, संभल और कालपी से मुगलों को खदेड़ दिया। इस दौरान वो 22 बार जंग लड़ा और सब में अजेय रहा। उसका अगला पड़ाव था आगरा। आगरा के गवर्नर को जब हेमू के आने की खबर लगी तो वो दिल्ली भाग गया। दिल्ली का गवर्नर तर्दी बेग खान हुआ करता था उस वक्त। उसने बैरम खान से तब मदद मांगी, लेकिन सिकंदर शाह सूरी के खतरे को देखते हुए बैरम खान ने अतिरिक्त टुकड़ियां भेजने से इनकार कर दिया। 7 अक्टूबर 1556 के दिन तुगलकाबाद में हेमू और तर्दी बेग खान का आमना सामना हुआ। इस लड़ाई में मुगलों की हार हुई और दिल्ली और आगरे पर हेमू का कब्जा हो गया। हेमू ने खुद को भारत का शासक घोषित कर दिया और खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दे दी और हेमू हो गया हेमचंद्र विक्रमादित्य। 14 साल का अकबर तब जालंधर में था। उसे मुगल शहंशाह घोषित कर मुगल सेना की डोर बैरम खान ने संभाली हुई थी। दिल्ली पर कब्जे की खबर मिली तो बैरम खान ने अली कुली खान को 10,000 रिसाला फौज के साथ आगरे की तरफ भेजा। किस्मत अच्छी थी कि रास्ते में उसकी मुलाकात अफगान फौज की एक टुकड़े से हो गई जो आर्टिलरी यानी तोपखाना लेकर पानीपत की तरफ बढ़ रही थी। अली कुली खान ने इस टुकड़ी का सफाया कर हेमू की पूरी आर्टिलरी पर कब्जा कर लिया और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था हेमू के लिए। लेकिन हेमू के पास अब भी 500 हाथी थे, साथ ही उसकी फौज मुगलों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी।
इसके बाद आज ही के दिन यानी 5 नवंबर 1556 को दोनों सेनाओं का आमना सामना पानीपत के मैदान में हुआ। दूसरी लड़ाई पानीपत की। चलिए दोनों सेनाओं के फॉर्मेशंस पर एक नजर डालते हैं। मुगल सेना का फॉर्मेशन तुलुगमा रणनीति के तहत किया गया। क्या थी ये रणनीति? इसके तहत सेना को 3 हिस्सों में बांटा गया, लेफ्ट, राइट और सेंटर डिवीजन। लेफ्ट और राइट विंग को भी फॉरवर्ड और रियर डिवीजन में बांटा गया, यानी आगे और पीछे के 2 हिस्से। सेंटर डिवीजन के आगे की पंक्ति यानी वैनगार्ड बैलगाड़ियों को वहां खड़ा किया गया, जिन्हें मजबूत रस्सी से आपस में बांधा गया ताकि हमला होने पर वो भाग न जाए। बीच में सिर्फ इतनी जगह छोड़ी जाती कि 2 घुड़सवार सैनिक एक साथ निकल सके वहां से। इस पंक्ति के पीछे तोपखाना लगाया गया, आर्टिलरी जो बैलगाड़ियों से सुरक्षित रहता। बाएं और दाएं फ्लैंक पर माहिर तीरंदाज तैनात रहते। फ्लैंक्स आपके वैनगार्ड यानी सामने का जो आपका मोर्चा है उसके अगल बगल की जगह को हम कहते हैं। जंग की शुरुआत होने पर एक टुकड़ी निकलती और हमला करके वापस रक्षा पंक्ति में जुड़ जाती। इस दौरान लगातार तोप के गोले और तीर दागे जाते ताकि दुश्मन को संभालने का कोई मौका ना मिले। मुगल सेना के सेंटर डिवीजन को मोहम्मद कासिम संभाल रहा था, लेफ्ट विंग को इस्कंदर खान और राइट विंग को अब्दुल्ला खान लीड कर रहा था। सबसे आगे की ओर एक खाई भी खोद रखी थी ताकि हाथी पार न कर सके। हाथी का बार बार जिक्र आ रहा है और उसी के बेसिस पे हिमू को ताकतवर भी बता रहे थे हम थोड़ी देर पहले, वो इसीलिए क्योंकि आज मॉडर्न मिलिट्री में जो आर्मर्ड कोर का रोल होता है वो उस जमाने में हाथी का होता था, क्योंकि आप उनको लेकर के चार्ज कर सकते हैं इन्फेंट्री के बीच में से, क्योंकि उसको कोई रोक नहीं सकता अगर वो अपनी पेस पे आ जाए। आज आर्मर्ड कोर के साथ में है और उस वक्त हाथियों के साथ था। वापस किस्से पे लौटते हैं। वहां से 8 मील दूर जहां पे लड़ाई हो रही है पानीपत के मैदान, अकबर और बैरम खान 8000 सैनिकों के साथ रुके हुए थे ताकि जरूरत पड़ने पर स्नीक अटैक किया जाए, अचानक हमला। दूसरी तरफ हेमू की सेना का फॉर्मेशन इससे बिल्कुल अलग था। सबसे आगे 500 हाथी तैनात थे, आर्मर उसने सबसे आगे रखा। हवाई नाम के हाथी पर बैठकर हेमू खुद इन्हें लीड कर रहा था। इनका काम था मुगल सेना के मजबूत फ्रंट को ताकत के बल पर तोड़ना। इसके पीछे 30,000 अफगान घुड़सवार तैनात रहते थे। एक बार फ्रंट टूट जाने पर घुड़सवार तेजी से हमला कर सकते थे। सबसे पीछे पैदल सेना होती थी जिसका काम था फॉरवर्ड मूवमेंट को कंसोलिडेट करना, जो प्रगति हुई उसे बनाए रखना। जंग का बिगुल बजा तो हेमू ने हाथियों को सामने के बजाय दाएं और बाएं फ्लैंक की तरफ दौड़ाया। मुगल सेना का सेंटर डिवीजन आइसोलेट हो चुका था, अलग हो गया था अपने बाकी फॉर्मेशन से। मुगल तीरंदाजों ने पीछे हटने के बजाय सेंटर की तरफ मूव किया और हाथियों के पैरों पर निशाना लगाया। मुगल सेना के सेंटर डिवीजन के आगे खुदाई हो रखी थी, हाथियों के लिए इसे पार करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच तोप के गोलों की लगातार बरसात भी हो रही थी। हेमू को हाथियों सहित पीछे हटना पड़ा। हेमू की सेना को पीछे हटता देख मुगल घुड़सवार सेना ने हमला कर दिया। कुछ देर में लाशों और धूल ने रास्ते को पाट दिया तो हेमू के हाथियों ने पूरी ताकत से फॉरवर्ड मार्च किया। हाथियों ने सेंटर डिवीजन पे हमला किया और मुगल सेना में खलबली मच गई। बाएं और दाएं फ्लैंक पहले ही टूट चुके थे, जैसा हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले। हेमू को जीत अपनी अब साफ दिखने लगी थी, लेकिन तभी एक तीर उसकी एक आंख पर लगा और जंग की सूरत बदल गई। हेमू बेहोश हो चुका था। हाथी से कमांडर को गायब देख अफगान सेना का हौसला टूट गया और हेमू जीती हुई लड़ाई हार गया। हेमू लगभग अधमरा हो चुका था और इसी हालत में उसे अकबर के पास ले जाया गया। बैरम खान ने अकबर से कहा कि वो खुद उसे मौत की सजा दे। इस बार अकबर ने कहा कि ये तो पहले ही मर चुका है, इसके जिस्म में हरकत होती तो मैं इसे सजा देता। इसके बाद बैरम खान ने हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया, जिसे दिल्ली ले जाकर पुराना किला के गेट पर लटका दिया गया। जिस जगह पर हेमू का सर काटा गया था आज वहां हेमू समाधि स्थल बना हुआ है। इसके कुछ साल बाद आदिल शाह की मृत्यु हो गई और सूर्यवंश का भी अंत हो गया। मौका मिला तो आधुनिक भारत की किसी और लड़ाई का किस्सा भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए तारीख।